हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोगों की तैयारी जो है हो चुकी होगी। हमारे इस रिवीजन सीरीज का ये लास्ट वीडियो है, ये आखिरी वीडियो है एनवायरनमेंट। इस चैप्टर से ये चैप्टर जो है क्लास 10 एनसीईआरटी में आपको जो है पढ़ना है और इस चैप्टर से 2022 में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हमारे पूरे हो चुके हैं, जितने भी आपको पढ़ने हैं क्लास 9th और 10th एनसीईआरटी में। ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण नाम से एक चैप्टर आपको मिलेगा और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में हाई चांस है कि प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर को कवर करना, पूरा करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वन शॉट में हम लोग इस पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। एनसीईआरटी में जितनी भी बातें आपको पढ़नी है उन सारे से प्रश्नों को करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 21 प्रश्न हैं, उन सारे को हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद 2022 में जो प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से उन्हें भी हम लोग कवर करेंगे। तो इस वन शॉट वीडियो में जो है आपको सब कुछ मिल जाएगा। इन सारे प्रश्नों को कवर करने के बाद बहुत कम चांस है कि इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा और आपसे छूट जाएगा। और आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रिवीजन सीरीज देखने के बाद क्या हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखो, रिवीजन सीरीज देखने के बाद आप अच्छा स्कोर अगर नहीं कर पाते हो, इसका मतलब है कि आपने सही से पढ़ाई नहीं की है, आपने सही से तैयारी नहीं की है। इतने सारे प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं एक एक चैप्टर में, हर लाइन से मैंने आपको प्रश्न करवा दिए हैं कि इससे बाहर अब क्या ही पूछा जाएगा, इससे बाहर पूछे जाने का चांस कम है। तो आप इतना मान कर चलो कि अगर आप रिवीजन सीरीज को अच्छे से कवर कर लेते हो तो 25 सवाल पूछे जाएंगे ना। 25 में से आपसे 23-24 सवाल सही सही बनने चाहिए। इस रिवीजन सीरीज में इतना पावर है, इतना पावर है क्योंकि मैं यहां पर नाम का चैप्टर कंप्लीट नहीं करवाया हूं, है ना, कि 30, 35, 40 सवाल करवा करके चैप्टर खत्म, ऐसा नहीं हुआ है। जितना बड़ा चैप्टर है उतना ज्यादा प्रश्न मैंने आपको करवाया है। एक 100 प्रश्न, 150, 200, 300, 350 प्रश्न ऐसे एक एक चैप्टर में आपको करवाए गए हैं। तो इतने सारे सवाल करवाने के पीछे कारण क्या है कि सवाल छूटने नहीं चाहिए, कहीं से भी आया सवाल आपसे बन जाने चाहिए। तो इस रिवीजन सीरीज को अगर आपने सही से कवर कर दिया है तो आप बिंदास रहिए। सवाल आएगा, आप देखेंगे कि यार ये सवाल तो मुझे आता है। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली है तो ठीक है। तो आप 15+ स्कोर करने का, 20+ स्कोर करने का मत सोचिए। आप सोचिए कि आपको 23-24 सवाल जो है सही सही करके आने हैं। अगर आपने इस रिवीजन सीरीज को भी कवर कर लिया है तो आपसे आराम से बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। ठीक, इतने सारे प्रश्न जो है इसीलिए आपको करवाए जाते हैं। इतने सारे प्रश्न मुझे नहीं पता होता है कितने सारे प्रश्न जो है मैं आपको करवाऊंगा एक चैप्टर में। वो तो मैं बनाता जाता हूँ एक एक पैराग्राफ को उठा करके, जितने बन जाए, है ना। मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि अगर मैं चैप्टर जो है कंप्लीट करवा रहा हूँ तो सवाल जो है इससे छूटने नहीं चाहिए। एग्जाम्पलर भी आपका कवर हो रहा है, PYQs में आपको करवा ही रहा हूँ, तो कुछ बचता नहीं है। तो रिवीजन सीरीज अगर आपने सही से देखा है तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, एग्जाम में प्रश्न आएगा, देखते ही आप खुश हो जाएंगे कि ये सवाल तो मुझे पहले से आता है। अब तक इस सीरीज के अंदर जितने भी वीडियोज आए हैं उन सारे का PDF मैंने ऐप पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आप PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऐप पर जाइए। ऐप पर जाने के बाद फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना, आपको वो सारे PDF मिल जाएंगे। इससे पहले जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है वो है साउंड। तो साउंड तक का PDF जो है ऑलरेडी अपलोडेड है। ये आखिरी वीडियो है तो इसका PDF भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। अगर आप साइंस की तैयारी एकदम से डीप में जाकर के करना चाहते हैं, गहराई में जाकर के करना चाहते हैं, कुछ ऐसे तैयारी करना चाहते हैं कि एक बार पढ़ लो, दोबारा कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, तो आप हमारे साइंस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो ऐप पर जाकर के। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आइए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों का चयन कीजिए। पाणितंत्र यानी कि इकोसिस्टम जीवित एवं निर्जीव दोनों घटकों का एक पारस्परिक रूप से क्रियाशील तंत्र होता है। देखो, इकोसिस्टम के अंदर सजीव और निर्जीव दोनों आते हैं। सजीव आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उन पर निर्जीव का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। तालाब है, झील है, वन है ना, जंगल है, ग्रासलैंड है, ये सब इकोसिस्टम का ही एग्जाम्पल है। इसमें देखेंगे तो आपको सजीव मिलेंगे, निर्जीव मिलेंगे। सजीव आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, साथ में उन पर निर्जीव का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि सनलाइट है, मिट्टी है, खनिज है, वर्षा है, इन सारे का भी उन पर प्रभाव पड़ता है। तो इकोसिस्टम के अंदर सजीव और निर्जीव दोनों आते हैं, याद रखिएगा। पाणितंत्र में केवल जीवित घटकों के बीच परस्पर क्रिया होती है, तो ऐसा नहीं है। जीवित घटक जो है आपस में
इंटरेक्ट तो करते हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर तो रहते हैं, लेकिन उनके वृद्धि को, उनके क्रियाकलापों को प्रभावित किया जाता है निर्जीवों के द्वारा। यानी उनके जो क्रियाकलाप हैं वो प्रभावित होते हैं निर्जीवों के द्वारा, है ना। जैसे प्लांट है, मान लीजिए, तो प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए। अगर लाइट मिलना बंद हो जाए, अब लाइट क्या है, सजीव तो है नहीं, निर्जीव के अंदर आएगा। अगर लाइट मिलना बंद हो जाए तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, प्लांट्स जो है वो डेड कर जाएंगे। प्लांट्स अगर डेड कर जाएंगे तो प्लांट को खाने वाले जीव होते हैं वो डेड कर जाएंगे। तो लाइट का प्रभाव पड़ा। प्लांट को ग्रो करने के लिए जल चाहिए, जल क्या है, निर्जीव है, तो जल से प्रभावित प्लांट हो रहे हैं। खनिज है, प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए, तो खनिज से प्लांट जो है प्रभावित हो रहा है। तो यही चीज आपसे कहा जा रहा है कि जो इकोसिस्टम होता है उसमें जैविक घटक भी होते हैं, सजीव होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और उन पर निर्जीव का भी प्रभाव पड़ता है। यहां कहा जा रहा है कि पारितंत्र में केवल जीवित घटक के बीच परस्पर क्रिया होती है, निर्जीव घटक शामिल नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है, निर्जीव घटक अगर नहीं होंगे तो पारितंत्र जो है, जो इकोसिस्टम है, वो खत्म हो जाएगा। ये कहना गलत हो जाएगा, ये सही है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह तथा पोषक तत्वों का चक्रण निरंतर चलता रहता है, सही है। जैसे सनलाइट से जो है प्लांट्स जो है भोजन बनाते हैं, फिर उस प्लांट्स को खाते हैं शाकाहारी, तो ऊर्जा गया शाकाहारी में, शाकाहारी को खाया मांसाहारी, तो शाकाहारी से ऊर्जा गया मांसाहारी में। और पोषक तत्वों का जो है वो चक्रण, साइकिल जो है वो चलता रहता है। जैसे मान लीजिए कि प्लांट है, एनिमल ने डेड कर गया, डेड करने के बाद जो है उन पर आकर के सूक्ष्म जीव काम करते हैं, अपघटन करते हैं उसका, कवक आकर के अपघटन करते हैं उसका, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसे सरल अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ देते हैं। वो सारे अकार्बनिक पदार्थ जो है मिट्टी में चले जाते हैं और प्लांट उनका पुनः अवशोषण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से पूरा साइकिल चलता है भाई। प्लांट और एनिमल बॉडी के डेड से ही वो अकार्बनिक पदार्थ जो है मिट्टी में गए हैं और फिर से प्लांट जो है ले लेते हैं, जैसे कि फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, ये सारे। तो केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3 जो है वो सही है, हमें सही कथन चूज करना था। निम्न में से कौन अजैव घटक है? ए बायोटिक कंपोनेंट है। अजैव घटक यानी जिसके पास जान नहीं है, यानी कि जो निर्जीव है ना, नॉन लिविंग है, निर्जीव है, ठीक है। जो निर्जीव है, पारितंत्र में जो निर्जीव घटक होते हैं उससे हम लोग अजैविक घटक या फिर अजैव घटक बोलते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर मिट्टी व खनिज हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर। जो सूक्ष्म जीव है, जानवर है, पौधे हैं, ये सारे के सारे जैविक घटक कहलाएंगे। जैव घटकों में शामिल है यानी कि जो सजीव है, तो ताप जो है अजैविक घटक है, वर्षा अजैविक घटक है, वायु अजैविक घटक है, पौधे व जानवर जो होते हैं वो आपके जैविक घटक हो जाएंगे। वन है, तालाब है तथा झील है, पारितंत्र के किस प्रकार के उदाहरण हैं? जो पारितंत्र है, जो इकोसिस्टम है, ये आपके नेचुरल भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। तो वन, तालाब, झील ये सारे प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं वन, तालाब, झील। बगीचा तथा खेत किस प्रकार के पारितंत्र माने जाते हैं? बगीचा तथा खेत ये मानव निर्मित पारितंत्र है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है या फिर मैन मेड इकोसिस्टम आप बोल सकते हो। बगीचा, खेत है, एक्वेरियम है ना, एक्वेरियम जो घरों में लोग रखते हैं वो भी जो है मानव निर्मित पारितंत्र है। निम्न में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक नहीं है? देखो, वन जो है प्राकृतिक है, तालाब प्राकृतिक है, झील प्राकृतिक है, बगीचा और खेत आपने देखा कि मानव निर्मित पारितंत्र है। एक जल जीवशाला को हम लोग इंग्लिश में एक्वेरियम बोलते हैं, किस प्रकार का पारितंत्र है? तो ये मानव निर्मित पारितंत्र है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जैविक घटक किसे कहते हैं, अजैविक घटक किसे कहते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण और जो मानव निर्मित पारितंत्र है उनके उदाहरण आपको कंठस्थ होने चाहिए। खूब सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को किन वर्गों में बांटा गया है? जीव कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे अपना जीवन चलाते हैं, इस आधार पर जीवों को किन वर्गों में बांटा गया है? तो बांटा गया है उत्पादक, है ना, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक,
ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, है ना। आपके बुक में मेंशन है कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में बांटा गया है, याद रखेंगे आप। कौन से जीव सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की सहायता से कार्बनिक पदार्थ बना सकते हैं? हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल से, लाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो बनाते हैं कार्बनिक पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, है ना, फोटोसिंथेसिस में। कौन बना सकते हैं? तो सभी हरे पौधे तथा नील हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। जो नील हरित शैवाल होते हैं उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है और ग्रीन प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो ये जो सभी हरे पौधे होते हैं और नील हरित शैवाल होते हैं, ये कहे जाते हैं प्रोड्यूसर्स। ये क्या कहे जाते हैं? प्रोड्यूसर्स कहे जाते हैं, यानी कि उत्पादक कहे जाते हैं। यहां उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आपने देखा, इसमें जो उत्पादक हैं उनके ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं, सभी हरे पौधे तथा नील हरित शैवाल, याद रखेंगे आप अच्छे से। उत्पादक किसको कहा जाता है? जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे उत्पादक कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? अब जो जीव फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद से बना लेते हैं उन्हें तो हम लोग उत्पादक कहते हैं। जो जीव उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट वे में, उसे हम लोग उपभोक्ता बोलते हैं। उपभोक्ता फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करने वाले जो उत्पादक होते हैं उन पर प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष यानी कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से निर्भर करते हैं। जैसे शाकाहारी जो है ये डायरेक्ट जो है इस उत्पादक को खा लेते हैं, वो शाकाहारी इन उत्पादकों को खा करके जिंदा रहते हैं, और उस शाकाहारी को कोई मांसाहारी खा लेता है तो इनडायरेक्ट वे में हम बोलेंगे कि उत्पादक पर निर्भर है, क्योंकि उत्पादक शाकाहारी को खाएगा तो शाकाहारी जिंदा रहेगा, तब जाकर के मांसाहारी को वो शाकाहारी जो है खाने को मिलेगा। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो उपभोक्ता है इन्हें हम लोग कई वर्गों में बांटते हैं। उपभोक्ता मुख्यतः किन वर्गों में बांटे जाते हैं? ये जो उपभोक्ता है इनको हम बांट सकते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, है ना। शाकाहारी जो केवल उत्पादों को खाते हैं, यानी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, है ना, जो नीलहरित शैवाल है, इनको जो खाते हैं उन्हें हम लोग शाकाहारी बोलते हैं। जो शाकाहारी को खा जाए उसे हम लोग मांसाहारी बोलते हैं। सर्वाहारी किसको बोलते हैं? सर्वाहारी उस जीव को बोलते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। और परजीवी किसको बोलते हैं? परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो किसी जीवित शरीर के अंदर जाकर के उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना। यानी इनको बना बनाया खाना मिल जाएगा, लेकिन इन्हें जो है दूसरे बॉडी के अंदर या फिर उसके बॉडी के सरफेस पे जो है रहना पड़ेगा। परजीवी को पैरासाइट हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं। आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो उपभोक्ता के ये सारे जो है बोल सकते हो कि उपभोक्ता को इन सारे वर्गों में बांटा गया है। शाकाहारी जीव किस पर निर्भर होते हैं? ये डायरेक्ट जो है डिपेंडेंट है किस पर? पौधों पर। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि गाय है, भैंस है, खरगोश है, हिरन है, ये सारे, बकरी है। कौन से जीव मृत जैविक अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, यानी कि डिकम्पोज करते हैं, है ना। अपमार्जन करते हैं यानी कि अपघटन करते हैं, इसको आप अपघटन भी लिख सकते हो। अपघटन करते हैं जीवाणु एवं कवक। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु एवं कवक को हम लोग अपमार्जक बोलते हैं। अपमार्जक बोलते हैं, इसी को हम लोग अपघटक बोलते हैं, यानी कि डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ये जो जीवाणु एवं कवक होते हैं, ये अगर जीव जंतु मर जाते हैं तो उस पर आकर के ये एक्ट करते हैं, अपनी क्रिया करते हैं। ये एंजाइम को सिक्रेट करते हैं और बॉडी के बाहर जटिल कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं, है ना, यानी कि पाचन करते हैं। जो फूड होता है उसको ये पचाते हैं बॉडी के बाहर। हम लोग खाना खाते हैं तो बॉडी के अंदर पाचन की प्रक्रिया चलती है, लेकिन जीवाणु एवं कवक के केस में यानी अपमार्जक के केस में जो पाचन की प्रक्रिया बॉडी के बाहर होती है और
सरल पदार्थों में तोड़ने के बाद वो बॉडी में जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, और सरल पदार्थ को जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो बॉडी में जाने के बाद वो और भी ज्यादा सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। फिर वो जो सिंपलेस्ट जो कंपाउंड्स होते हैं, जो सबसे सरल पदार्थ होते हैं, वो मिट्टी में छोड़ दिए जाते हैं और वापस से प्लांट के द्वारा जो है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। तो अपमार्जक जटिल कार्बनिक पदार्थों को किस में परिवर्तित करते हैं? आप बोलेंगे सरल अकार्बनिक पदार्थ। और ये सरल अकार्बनिक पदार्थ अंततः जाकर के जो है मिट्टी में ही चले जाते हैं और प्लांट उनका जो है पुनः अवशोषण कर लेते हैं। ठीक, तो जीव जंतुओं से ही ये सरल अकार्बनिक पदार्थ निकलता है और वापस से जो है मिट्टी में जाने के बाद प्लांट जो है उनका पुनः अवशोषण कर लेते हैं। तो ऐसे पूरा जो एक साइकिल चलता है ना, ऐसे पूरा एक साइकिल चलता है। अपमार्जकों की अनुपस्थिति में पाणितंत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मृत जीवों का अपघटन रुक जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर अपमार्जक ना हो किसी भी इकोसिस्टम में तो क्या होगा? अगर कोई जीव जंतु जो है वो मर गया है तो उनका अपघटन रुक जाएगा। और अपघटन से क्या होता है? जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये सारे जो है निकलते हैं मृत जीवों के अपघटन से और ये सारे मिट्टी में चले जाते हैं और फिर प्लांट्स इनका अवशोषण कर लेते हैं अपने ग्रोथ के लिए, है ना, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। तो ये जरूरी है। अगर इनका अपघटन रुक जाएगा, अगर ये अनुपस्थित रहे तो अपघटन रुक जाएगा, मिट्टी में जो पोषक तत्व है उनकी कमी हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी में पोषक तत्व की जो उपलब्धता है इनके अपघटन से होती है। आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? फूड चैन किसे कहते हैं? फूड चैन किसे कहते हैं? तो प्रकृति में एक जीव से दूसरे जीव तक भोजन एवं ऊर्जा के क्रमिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड चैन बोलते हैं। प्रकृति में एक जीव से दूसरे जीव तक भोजन, एक जीव से दूसरे जीव तक भोजन का क्रमिक स्थानांतरण या फिर ऊर्जा का क्रमिक स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसे फूड चैन कहते हैं। इसे आप एग्जाम्पल से और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे सनलाइट को जो है, सनलाइट जो लाइट एनर्जी है इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम ये प्लांट्स जो है करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। अब देखो, इस प्लांट को ये हिरन जो है वो खा लेता है और इस हिरन को ये बाघ खा लेता है। तो हम बोल सकते हैं कि भोजन जो है यहां से पहले हिरन में गया और हिरन से फिर बाघ में गया। या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो एनर्जी है, सन से एनर्जी जो है इस प्लांट्स के अंदर आई, प्लांट्स के अंदर आई है, प्लांट से इस हिरन के अंदर गई है और हिरन से इस बाघ के अंदर गई है। तो एक जीव से दूसरे जीव तक भोजन एवं ऊर्जा के क्रमिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड चैन बोलते हैं। तो ये अपने आप में एक फूड चैन है। ये फूड चैन आपको वन में देखने को मिलेगा, है ना। वन अपने आप में एक इकोसिस्टम है, इसमें ये फूड चैन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही देखो, ये प्लांट है, प्लांट को इस टिड्डे ने चट कर लिया, इस टिड्डे को इस मेढक ने खा लिया, मेढक को सांप ने खा लिया, सांप को इस चील ने खा लिया। तो यहां भी क्या हुआ? भोजन का स्थानांतरण कैसे हो रहा है? यहां से टिड्डे में, टिड्डे से मेढक में, मेढक से सांप में, सांप में, सांप से इस चील में। हम एनर्जी के टर्म में भी बोल सकते हैं कि लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी लाइट एनर्जी से जो है फूड बनाने का काम ये प्लांट्स जो है वो करते हैं। इसको खाने के बाद ये टिड्डा जो है इसको खा लेता है, तो एनर्जी यहां से यहां पहुंच गई। फिर टिड्डे को मेढक ने खाया, एनर्जी यहां से यहां पहुंची, फिर एनर्जी इसमें पहुंची, फिर एनर्जी इसमें पहुंची। तो ये जो क्रमिक स्थानांतरण है भोजन का या फिर ऊर्जा का, इसी को हम लोग आहार श्रृंखला बोलते हैं, फूड चैन बोलते हैं, है ना। एक जीव से दूसरे जीव में भोजन का जो क्रमिक स्थानांतरण होता है या फिर ऊर्जा का जो क्रमिक स्थानांतरण होता है उसे हम लोग फूड चैन बोलते हैं। ये फूड चैन घास के मैदान में होता है। ग्रास लैंड जो अपने आप में एक इकोसिस्टम है, वहां पर ये फूड चैन हमें देखने को मिलता है। ये ध्यान में रखना है कि कौन सा फूड चैन कहां देखने को मिलता है। तालाब की बात करते हैं तो यहां पर एल्गी या फाइटोप्लैंक्टन्स जो है हो सकते हैं, उसको ये इंसेक्ट जो है खाता है, फिर इस इंसेक्ट को मछली जो है खाती है और मछली को फिर ये। तो ये जो है तालाब जो अपने आप में इकोसिस्टम है, यहां पर ये फूड चैन है। ये सारे एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, आपको जो है दिया जा सकता है ना, ऐसे। फिर आपसे पूछ दिया जाएगा कि भाई यहां पर बताओ क्या होगा, और 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे इस प्रकार से। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण क्या बनाता है?
अब आहार श्रृंखला का जो प्रत्येक चरण है, जैसे यहाँ पर एक चरण, दूसरा, तीसरा, इस तरह से प्रत्येक चरण जो है क्या बनाते हैं, पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, ट्रॉफिक लेवल का निर्माण करते हैं। जैसे इसमें देखो कितने ट्रॉफिक लेवल आप बना सकते हो, 3 बनेंगे इसमें, 1 1 2 3। यहाँ पर ये प्लांट से आ जाएंगे, यहाँ पर हिरन, यहाँ पर बाघ। तो प्रत्येक चरण या फिर प्रत्येक कड़ी जो है ये पोषी स्तर बनाते हैं। प्रथम पोषी स्तर किससे बनता है, कोई सा भी आप इकोसिस्टम उठा लेंगे, उसमें अगर आप ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं तो प्रथम पोषी स्तर पर आपको जो है सपोषी या उत्पादक मिलेंगे। कोई सा भी इकोसिस्टम आप उठाएंगे तो आपको पहले पोषी स्तर पे जो है आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, उत्पादक यानी आपको यहाँ पर मिलेंगे ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे है ना, सपोषी या उत्पादक मिलेंगे। इसके बाद जो भी आएंगे उसमें आपको उपभोक्ता मिलेंगे, अपघटक मिलेंगे। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देख लो पोषी स्तर, यहां देखो ये प्रथम पोषी स्तर है, ये द्वितीय पोषी स्तर है, ये तृतीय पोषी स्तर है, ये चतुर्थ पोषी स्तर है। प्रथम पोषी स्तर पर सारे के सारे उत्पादक आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं। द्वितीय पोषी स्तर पर उपभोक्ता आते हैं, तृतीय पोषी स्तर पर उपभोक्ता आते हैं, चौथे पोषी स्तर पर उपभोक्ता आते हैं। लेकिन द्वितीय पोषी स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, यानी कि शाकाहारी आते हैं जो सीधा प्लांट को खाएंगे। तृतीय पोषी स्तर पर मांसाहारी आएंगे, छोटे मांसाहारी आएंगे। चतुर्थ पोषी स्तर पर जो है तृतीय उपभोक्ता आएंगे, यानी जो बड़े मांसाहारी होंगे वो आएंगे। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। हरे प्लांट्स, शाकाहारी, छोटे मांसाहारी, बड़े मांसाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो है द्वितीय पोषी स्तर पर आते हैं। जल्दबाजी में टिक मत कर देना कि प्राथमिक उपभोक्ता जो है प्रथम पोषी स्तर पर आएंगे, नहीं। प्रथम पोषी स्तर पर उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता नहीं आते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता पर आप देखो, इस तरह का प्रश्न पूछा जाए ना तो आप जो है ये बना लेना पिरामिड तुरंत के तुरंत। यहां आएंगे उत्पादक, ये पहला ट्रॉफिक लेवल, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल। तो यहां पर प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, पहली बार जो उपभोक्ता आएगा शाकाहारी होगा वो, ये प्राथमिक उपभोक्ता। तो द्वितीय पोषी स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो शाकाहारी जीव को कहते हैं, और ये आते हैं द्वितीय पोषी स्तर पे। तुरंत आपको बना लेना है, बिना बनाए अगर आप आंसर देंगे तो हो सकता है कि गलत हो जाए। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो छोटे मांसाहारी होते हैं। सी हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रॉफिक लेवल पर देख लो, जो प्रथम पोषी स्तर है यहाँ पर तो उत्पादक आएंगे, जो द्वितीय पोषी स्तर है यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे यानी कि शाकाहारी आएंगे, जो तृतीय पोषी स्तर है यहाँ पर आपके द्वितीय उपभोक्ता आएंगे यानी कि छोटे मांसाहारी आएंगे। आहार श्रृंखला में कौन सा जीव तीसरे पोषी स्तर का निर्माण करता है, तीसरे पोषी स्तर का निर्माण करता है। आप बना लेंगे, बिना बनाए आंसर टिक मत करना, ठीक है। ये प्रथम पोषी स्तर है, ये द्वितीय पोषी स्तर है, ये तृतीय पोषी स्तर है। यहाँ पर उत्पादक, यहाँ पर शाकाहारी, यहाँ पर छोटे मांसाहारी, है ना। उत्पादक शाकाहारी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, छोटे मांसाहारी यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता। तो तीसरे पोषी स्तर पर द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि छोटे मांसाहारी आएंगे। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे पिरामिड बना करके आंसर करना, अदरवाइज आप गलत कर सकते हो, है ना, गलत कर सकते हो आप। चौथे पोषी स्तर का निर्माण कौन करता है, चौथे पोषी स्तर का निर्माण कौन करता है, तुरंत हम लोग पिरामिड बनाएंगे। प्रथम पोषी स्तर है उत्पादक, द्वितीय जो दूसरा पोषी स्तर है यहां पर प्राथमिक उपभोक्ता, जो तीसरा पोषी स्तर है यहां पर द्वितीयक उपभोक्ता, और जो चौथा पोषी स्तर है यहां पर तृतीयक उपभोक्ता, ठीक। तो यहां पर उत्पादक, सपोषी, शाकाहारी, छोटे मांसाहारी, बड़े मांसाहारी। तो तृतीयक उपभोक्ता, बड़े मांसाहारी। ऐसे आपको इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देना है। उत्पादक क्या स्थिरीकरण करते हैं, उत्पादक क्या स्थिरीकरण करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करने का काम ये उत्पादक करते हैं, है ना। जैसे कि हरे पादप है, नील हरित शैवाल है, ये क्या स्थिर करते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करते हैं ग्लूकोज में, और हम क्या बोल सकते हैं, लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। तो क्या स्थिर करते हैं, तो सूर्य की ऊर्जा। उत्पादक क्या स्थिरीकरण करते हैं, तो सनलाइट को स्थिर करते हैं, लाइट एनर्जी को जो है
फिक्स करते हैं केमिकल एनर्जी में। हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा का लगभग कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? देखो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनकी पत्तियों पर जितनी ऊर्जा गिरती है, जैसे मान लो कि 100 जूल ऊर्जा जो है गिर रही है, इसमें से मात्र 1 जूल ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। टोटल जितनी लाइट एनर्जी गिरती है पत्तियों पर, सनलाइट एनर्जी जितनी गिरती है उसका मात्र 1% ही इस्तेमाल किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। लगभग 1% जो है आप याद रखेंगे। टोटल जो सौर ऊर्जा प्लांट्स प्राप्त करते हैं उसमें से केवल 1% सौर ऊर्जा का इस्तेमाल वो फोटोसिंथेसिस में करते हैं, ठीक ना, भोजन बनाने के लिए। 10% नियम, 10% नियम के अनुसार अगले पोषी स्तर को कितनी ऊर्जा उपलब्ध होती है? ये ध्यान में रखिएगा, 10%। सी हमारा राइट आंसर, इसलिए 10% रूल कहा गया है। जैसे देखो यहां पर यह प्रथम पोषी स्तर है, ये प्रथम पोषी स्तर, ये प्रथम पोषी स्तर, ये द्वितीय पोषी स्तर, ये तृतीय, ये चतुर्थ, है ना, 4 तक ही आते हैं। अब देखो सनलाइट के मदद से जो प्लांट्स होते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ये अपना खाना बनाएंगे। अब इसको खाएगा कौन? शाकाहारी। इसको खाएगा शाकाहारी, यानी प्लांट को खा करके ऊर्जा प्राप्त कौन करेगा? शाकाहारी। अब होता यह है कि प्लांट के पास, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करके जितनी ऊर्जा, जितनी मात्रा में ये ऊर्जा को प्राप्त करता है प्लांट, उसका केवल 10% हिस्सा ही शाकाहारी के अंदर जाएगा। यानी प्लांट के पास जितनी ऊर्जा है उसका केवल 10% ही शाकाहारी को जाएगा। अगर 100 जूल ऊर्जा है प्लांट के पास, शाकाहारी अगर खाएगा तो उसके पास केवल 10 जूल ही जाएगा। बाकी के 90 जूल कहां चले गए? देखो बाकी के 90 जूल में से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में हास हो जाता है, और कुछ ऊर्जा का इस्तेमाल प्लांट अपने ग्रोथ के लिए करते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार की जो प्रक्रियाएं करते हैं उनके बॉडी के अंदर चलता है, जनन की प्रक्रिया है ना, जो अलग अलग प्रकार के जैव प्रक्रम चलते हैं उनमें उस ऊर्जा का इस्तेमाल होगा। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में हास हो जाता है। तो अगले पोषी स्तर में जाने के लिए ऊर्जा जो है कम बचती है, केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर में पहुंचने वाली है। इस शाकाहारी को जब मांसाहारी खा लेगा तो इस शाकाहारी से केवल 10% एनर्जी जो है वो उस मांसाहारी को मिलने वाली है। फिर इस मांसाहारी को जो बड़े मांसाहारी खाएंगे, यहां से भी केवल 10% ऊर्जा ही अगले में पहुंचने वाली है। तो समझ में आ रहा है आपको? जैसे प्लांट के पास 1 लाख मान लीजिए कि किलो जूल एनर्जी है, प्लांट को जब ये शाकाहारी खाएंगे ना तो इस शाकाहारी को, इस प्लांट को खाने से मात्र 10,000 किलो जूल ही ऊर्जा मिलेगी, मात्र 10%। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 90% एनर्जी में से जो है 90% एनर्जी जो है वो अगले पोषी स्तर में नहीं गई है। 90% जो एनर्जी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में हास हो जाता है, और जो बचे और कुछ जो ऊर्जा होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो जैव प्रक्रम चलते हैं, उनमें प्लांट्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे। प्लांट्स के हर जीव में यही चीज होगा। इस शाकाहारी को मांसाहारी जब खाएगा तो यहां से केवल 1000 किलो जूल ही ऊर्जा जाने वाली है, 10%। फिर इस छोटे मांसाहारी को जब ये बड़े मांसाहारी खाएंगे तो यहां पर भी ऊर्जा जो है पिछले का 10% ही जाने वाली है, मात्र 100 जूल। ऐसे ही जैसे हम ट्रॉफिक लेवल ऊपर की ओर जाएंगे, उच्च पोषी स्तर पे जाते जाते ऊर्जा इतनी कम हो जाएगी कि एक टाइम के बाद अगले पोषी स्तर में इतनी कम ऊर्जा जाएगी कि जीव जो है वो जीवित ही नहीं रह पाएंगे। यही कारण है कि पोषी स्तर जो है हम लोग 3-4 पोषी स्तर तक ही जाते हैं, क्योंकि 3-4 पोषी स्तर तक जाते जाते जो है ऊर्जा जो है बहुत कम हो जाती है। उसके बाद ऊर्जा उतनी बचती नहीं है कि एक जीव जो है सर्वाइव भी कर पाए। कितनी भी ऊर्जा अगर मान लो ये उत्पादक के पास चाहे जितनी भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा हो, तीसरे चौथे पोषी स्तर तक जाते जाते ये ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। उसके बाद हम अगले पोषी स्तर की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि वहां पर कोई जीव सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
यदि प्राथमिक उपभोक्ता 100 जूल ऊर्जा खाता है तो द्वितीयक उपभोक्ता को लगभग कितनी ऊर्जा मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे पिरामिड बना लेंगे। यहां पर उत्पादक आएगा, और यहां पर आएगा प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसके पास 100 जूल है, इसके पास 1000 जूल है। यहां पर आएगा द्वितीयक उपभोक्ता, तो इसका 10% ही यहां पर जाएगा, यानी कि 100 जूल। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और यहां पर आपके आएंगे प्रोड्यूसर्स, यानी कि उत्पादक। ये जो 10% लॉ है किसने दिया था, तो लिंडमैन ने दिया था, ये याद रखिएगा, है ना। हर अगले पोषी स्तर में जो है पिछले पोषी स्तर से केवल 10% ऊर्जा ही जाने वाली है। बाकी के 90% ऊर्जा का क्या हुआ, तो 90% में से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में निकल जाती है, और कुछ ऊर्जा का इस्तेमाल जो है जो जीव होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे कोई भी शाकाहारी मांसाहारी हो, वो अपने अलग अलग प्रकार के जैव प्रक्रम को चलाने के लिए, उत्सर्जन है, प्रजनन है ना, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, इन सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऊर्जा ह्रास के कारण सामान्यतः खाद्य श्रृंखलाएं कितने पोषी स्तरों की होती है। खाद्य श्रृंखलाएं कितने पोषी स्तरों की होती है ऊर्जा ह्रास के कारण, क्योंकि 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर में जा रही है, मतलब कि 90% नहीं जा रही है। 90% में से मैंने आपसे कहा कि कुछ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं अलग अलग प्रकार के जैव प्रक्रम को चलाने के लिए, और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ऊर्जा का वो ह्रास हो जाता है ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में। तो जैसे मान लीजिए कि प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर है, इसको मान लीजिए कि ए ने खाया, ए को बी ने खाया, बी को सी ने खाया, ठीक। तो यहां से ऊर्जा जो है यहां कितनी गई, 10%। फिर यहां से यहां कितनी गई, 10%। यहां से यहां कितनी गई, 10%। तो होता यह है कि चाहे प्रोड्यूसर के पास कितनी भी बड़ी मात्रा में, किसी भी फूड चैन में उत्पादक के पास चाहे कितनी भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा क्यों ना हो, यहां तक आते आते जो है ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो यहां पर कि 10,000 जूल इसके पास, 10,000 जूल इसके पास ऊर्जा है। यहां कितनी पहुंचेगी, 10,000 का 10%, 1,000 जूल। यहां पर 100 जूल, यहां पर 10 जूल, ठीक। अब देखो, अगर हम बोलते हैं कि भाई सी को डी जो है वो खा लेगा, तो यहां पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई डी को जीवित रहने के लिए, डी जो है सी को खा करके जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसके पास केवल 10 जूल ही ऊर्जा है, इसको और ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है। इस डी को और ज्यादा ऊर्जा चाहिए, केवल इसको खा करके जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि इसके पास ऊर्जा बहुत कम है। तो हम फूड चैन को और लंबा यहां तक नहीं खींचेंगे, हम इसके लिए क्या करेंगे, एक नया फूड चैन बनाएंगे, एक नया फूड चैन बनाएंगे, एक नई आहार श्रृंखला हम लोग बनाएंगे। तो इसीलिए पोषी स्तर जो है यहां पर कितना बनेगा, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर पर ए आएगा, तृतीय पोषी स्तर पर बी, और चतुर्थ पोषी स्तर पर सी आ जाएगा, है ना। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 3 से 4 पोषी स्तर तक ही हम लोग जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। खाद्य श्रृंखला में चौथे पोषी स्तर के बाद ऊर्जा अत्यंत कम क्यों हो जाती है, यहां तक आते आते जो है ऊर्जा कम क्यों हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का ह्रास बहुत अधिक होता है। तभी तो प्रत्येक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में केवल 10% ही ऊर्जा पहुंचती है। किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे अधिक होगी, किसी भी फूड चैन में आप देखेंगे तो जीवों की संख्या सबसे अधिक जो है आपको प्रथम पोषी स्तर पर देखने को मिलती है, यानी उत्पादक वाले पोषी स्तर पे, ठीक। प्रथम पोषी स्तर पर जीवों की संख्या जो है सबसे अधिक होती है। जैसे हम उच्च पोषी स्तर पर जाते हैं जीवों की संख्या जो है वो घटती चली जाती है। जैसे से पोषी स्तर ऊपर जाता है जीवों की संख्या जो है वो घटती है। सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य कौन सा संबंध अधिक पाया जाता है, सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य कौन सा संबंध अधिक पाया जाता है, तो शाखाबद्ध आहार संबंध। हम एक स्टेट फूड चैन में ये दिखाते हैं कि ए को खाया बी ने, बी को खाया सी ने, सी को खाया डी ने। वास्तविक जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है कि ए को खाने वाले कई सारे जीव होंगे, है ना। ए को खाने वाले बी सी डी ये सारे जीव होंगे, और इस बी को खाने वाले भी कई सारे जीव होंगे, इस सी को खाने वाले भी कई सारे जीव होंगे, इस डी को खाने वाले भी कई सारे जीव होंगे।
ठीक। तो पूरा एक जो है जाल बनता है जिसे हम लोग आहार जाल बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं, आहार जाल। तो वास्तविक जीवन में ये हमें देखने को मिलता है, हमें एक स्टेट फूड चेन देखने को नहीं मिलता है ना। हमें एक ऐसा फूड चेन देखने को मिलता है जिसमें ब्रांचेज होते हैं, जिसे हम लोग फूड वेब बोलते हैं। जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट को देखो कई सारे जीव जो है वो खा रहे हैं, है ना। इस प्लांट को कई सारे जीव खा रहे हैं, इस जीव को देखो कई सारे जीव खा रहे हैं। तो वास्तविक जीवन में यही तो होता है। मेढक को खाने वाले केवल सांप नहीं होते हैं, सांप के अलावा और भी तरह के जीव हो सकते हैं। हम लोग फूड चेन में दिखाते हैं ना कि ग्रास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सांप ने, लेकिन मेढक को और भी जीव खा सकते हैं, है ना। ग्रास को चट करने का काम केवल टिड्डा ही नहीं करेगा, और भी तरह के जीव भी कर सकते हैं। ग्रास को जो है खरगोश भी खा सकता है, बकरी भी जो वो खा सकती है। तो वास्तविक जीवन में जो है एक स्ट्रेट फूड चेन देखने को नहीं मिलता है, बल्कि हर कोशी स्तर पर जीव को खाने वाले जो है कई सारे जीव होते हैं। तो फूड वेब देखने को मिलता है, आहार जाल जो है देखने को मिलता है। यानी कि आहार जाल और कुछ नहीं होता है, इसमें कई सारे फूड चेन्स होते हैं कनेक्टेड, कई सारे फूड चेन्स कनेक्टेड होते हैं। अनेक आहार श्रृंखलाओं से बना ये आहार जाल है। तो शाखाबद्ध आहार संबंध मिलकर क्या बनाते हैं? शाखाबद्ध आहार संबंध यानी कि ब्रांच्ड जो फूड चेन है उससे मिलकर के आपका जो है फूड वेब जो है बनता है ना। कई सारे फूड चेन्स है, ये आपस में कनेक्टेड है और इससे फूड वेब जो है बनता है, आहार जाल बनता है। और वास्तविक जीवन में आहार जाल हमें देखने को मिलता है, ना कि सीधा एक सरल सीधी आहार श्रृंखला। आमतौर पर प्रत्येक जीव दो या अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? आहार श्रृंखलाएं जटिल और लंबी बनती है। ठीक है, आमतौर पर यही तो होता है कि हर जीव को खाने वाले दो या दो से अधिक प्रकार के जीव हैं। जबकि हम सीधी आहार श्रृंखला बनाते हैं तो दिखाते हैं कि एक जीव को खाने वाला दूसरा जीव है, दूसरा को खाने वाला तीसरा जीव है। यानी हर कोशी स्तर पर एक एक जीव को दिखाते हैं कि ये खा रहे हैं, है ना। हर कोशी स्तर पर एक एक जीव को दिखाते हैं। जैसे इस प्लांट को खाया इस इंसेक्ट ने, इस इंसेक्ट को मेढक ने, मेढक को इसने खाया, ऐसे दिखाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हर कोशी स्तर पर जीव को खाने वाले दो या दो से अधिक प्रकार के जीव होंगे। यह चीज आपसे कहा गया है। आमतौर पर प्रत्येक जीव को दो या अधिक प्रकार के जीव द्वारा खाया जाता है। तो इसका परिणाम यह होता है कि आहार श्रृंखलाएं जो है जटिल और लंबी बनती है, और ये जटिल और लंबी बनकर के ही फूड वेब का निर्माण होता है। सही कथन चुनिए। ऊर्जा प्रवाह पुनः स्रोत पर लौट आता है। अच्छा, ये जो फूड चेन में एनर्जी का जो फ्लो होता है, एनर्जी का जो फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। ऊर्जा प्रवाह गैर चक्रीय तथा एक दिशिक होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ऊर्जा प्रवाह एक दिशिक होता है, यानी सन से एनर्जी उत्पादक में गई है, उत्पादक से शाकाहारी में, शाकाहारी से मांसाहारी में, मांसाहारी से शीर्ष मांसाहारी में। ऐसा नहीं हो सकता है कि शीर्ष मांसाहारी से जो ऊर्जा है फिर से मांसाहारी में, और यहां से शाकाहारी में, यहां से उत्पादक में, और यहां से सनलाइट में जो है रूपांतरित हो जाए। ऐसा नहीं होगा, परिवर्तित हो जाए, है ना। जो ऊर्जा सन से उत्पादक में ये सपोषी के अंदर गई है, वो सपोषी से वापस से सूर्य के प्रकाश में जो परिवर्तित नहीं हो सकती है। जो ऊर्जा यहां से यहां गई है वो वापस से यहां नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए आपको जो है ये ध्यान में रखना है कि किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र ये दिया गया है, यूनिडायरेक्शनल होता है। जो ऊर्जा प्रवाह है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। किसी भी इकोसिस्टम में या फिर किसी भी फूड चेन में एनर्जी का जो फ्लो है वो एक दिशिक होता है, चक्रीय गैर चक्रीय होता है। चक्रीय नहीं हो, चक्रीय का मतलब ये एक दिशिक नहीं होगा, है ना। ये घूम करके एनर्जी जो है वो आ सकती है। तो गैर चक्रीय बोलेंगे और यूनिडायरेक्शनल बोलेंगे, ये आपको खास करके ध्यान में रखना है। कीटनाशक और रसायन आहार श्रृंखला में कैसे प्रवेश करते हैं हमें पता भी नहीं चलता है, और हमारे आहार श्रृंखला में जो है हानिकारक जो रसायन है वो प्रवेश कर जाते हैं और वहां से हमारे बॉडी में आ जाते हैं। तो कीटनाशक और जो रसायन होते हैं वो आहार श्रृंखला में कैसे प्रवेश करते हैं? तो मिट्टी व जल स्रोतों में घुलकर पौधों द्वारा अवशोषित होकर के। जैसे हम जानते हैं कि कीटनाशक है, पीड़कनाशक है, प्लांट्स को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक, बीमारियों से बचाने के लिए पीड़कनाशक का इस्तेमाल जो है करते हैं। ये सारे जो केमिकल्स होते हैं हानिकारक होते हैं, है ना, और अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। तो जब इनका छिड़काव किया जाता है ये मिट्टी में जाते हैं,
मिट्टी में जाने के बाद प्लांट्स जब मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, खनिज का अवशोषण करते हैं, तो इन हानिकारक रसायनों का भी अवशोषण कर लेते हैं। मान लीजिए कि बारिश जो है वो हो जाती है, तो बारिश के पानी में ये बह करके जो है नदियों में, तालाबों में चले जाते हैं, तो वहां पे जाने के बाद जो जलीय जीव जंतु होते हैं उनके बॉडी के अंदर भी चले जाते हैं, और इस प्रकार जो है हमारे आहार श्रृंखला में ये घुस जाते हैं। अब होता क्या है कि ये जो केमिकल्स होते हैं, जो हानिकारक रसायन है, ये सारे कीटनाशक, पीड़कनाशक जो होते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। हर अगले पोषी स्तर में जो है ये पिछले पोषी स्तर से अमाउंट में ज्यादा होते चले जाते हैं। ठीक, जैसे प्लांट के अंदर गया, प्लांट को खाया शाकाहारी ने, शाकाहारी के अंदर गया, शाकाहारी को खाया मांसाहारी ने, मांसाहारी के अंदर गया, मांसाहारी को खाया शीर्ष मांसाहारी ने, उसके अंदर गया। तो इस प्रकार से ये जो है ये नष्ट नहीं होंगे। प्लांट के अंदर जाने के बाद ये, क्योंकि अजैव निम्नीकरणीय, ये नष्ट नहीं होंगे। ये शाकाहारी के अंदर चले जाएंगे, शाकाहारी के बॉडी के अंदर भी ये नष्ट नहीं होंगे, शाकाहारी से मांसाहारी में चले जाएंगे, और हर अगले पोषी स्तर में इसकी जो मात्रा है पिछले पोषी स्तर से अधिक होती है। तो सबसे ज्यादा इसकी मात्रा जो है उच्च पोषी स्तर पर देखने को मिलेगी। इसे हम लोग बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, है ना। अजैव निम्नीकरण किसको बोलते हैं? तो रसायनों का पर्यावरण में नहीं टूटना और बने रहना, है ना। रसायनों का पर्यावरण में नहीं टूटना और बने रहना अजैव निम्नीकरणीय है। मतलब कोई भी जीव जो है इनका अपघटन नहीं कर सकते हैं। जैसे डीडीटी एक ऐसा केमिकल है जिसका अपघटन जो है जीवों के द्वारा नहीं किया जा सकता है, ये बना रहता है पर्यावरण में लंबे समय तक। वह प्रक्रिया जिसमें कीटनाशक जैसे हानिकारक रसायन लगातार पोषी स्तरों पर बढ़ते चले जाते हैं क्या कहलाती है? इसे हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो हानिकारक रसायन होते हैं, हानिकारक और अजैव रसायन होते हैं, फॉर एग्जांपल डीडीटी, ये अजैव निम्नीकरणीय रसायन है, हानिकारक है। प्लांट के अंदर ये गया, है ना। जब प्लांट जो है जल, खनिज, इन सारे का अवशोषण कर रहे थे तब डीडीटी का भी अवशोषण हो गया। प्लांट के अंदर गया, प्लांट को खाया शाकाहारी ने, शाकाहारी के अंदर गया, शाकाहारी को खाया मांसाहारी ने, मांसाहारी के अंदर गया, मांसाहारी को खाया शीर्ष मांसाहारी ने, उसके अंदर गया। और सिर्फ जाता ही नहीं है, हर अगले पोषी स्तर में पिछले पोषी स्तर से इसकी जो मात्रा है वो अधिक होती है, बढ़ते चली जाती है। इसलिए मैग्निफिकेशन नाम में आया हुआ है कि मैग्नीफाई जो है ये होते चले जाते हैं। सबसे ज्यादा जो है इस हानिकारक रसायन की मात्रा जो है उच्च पोषी स्तर पर जो है वो होती है। और किसी भी फूड चैन में सबसे टॉप पर जो है आपको मानव दिखेगा। किसी भी फूड चैन में, किसी भी आहार श्रृंखला में जो है सबसे शीर्ष पे आपको मनुष्य दिखता है, मानव दिखता है। तो सबसे ज्यादा ये हानिकारक रसायन जो है मानवों में जाकर के जमा होते हैं। किसी भी आहार श्रृंखला में सर्वाधिक रसायन किस पोषी स्तर पर संचित होते हैं? ये रसायन कौन से हैं? अजैव निम्नीकरणीय रसायन है और हानिकारक रसायन है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि डीडीटी। तो किसी भी आहार श्रृंखला में शीर्ष पे जो है मनुष्य आते हैं, तो सबसे ज्यादा ये मनुष्यों में जाकर के जमा होते हैं। ये याद रखना है कि हर अगले पोषी स्तर पर इसकी मात्रा जो है पिछले पोषी स्तर की तुलना में अधिक होती है ना। मैग्नीफाई होती चली जाती है इसकी मात्रा, इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, जैव आवर्धन बोलते हैं, है ना, जैव आवर्धन। ओजोन किससे बनी होती है? तो ओजोन दिख रहा है आपको ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के 2 परमाणु से और ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बने होते हैं। ओजोन पृथ्वी को किससे सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन गैस की जो लेयर है ये पृथ्वी को किससे सुरक्षा प्रदान करती है? देखिए ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। हमारे वायुमंडल में समताप मंडल है और समताप मंडल में ही ओजोन गैस की लेयर है। समताप मंडल में ही ओजोन गैस की लेयर है, ओजोन गैस की परत है। अब सन से आती है पराबैंगनी विकिरणें, सन से आती है पराबैंगनी विकिरणें। अब देखो ये पराबैंगनी विकिरणें जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। ये है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ए, है ना, जो कम खतरनाक है ना, कम खतरनाक है। ये जो है निकल लेती है, ये निकल लेती है और ये खतरनाक भी नहीं है ना, खतरनाक बोल सकते हो कि लेस हार्मफुल है ये। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बी,
अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बी, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार जो है ए बी सी करके पूछा जा चुका था सवाल। ये हार्मफुल है, बोल सकते हो कि ये हार्मफुल है लेकिन उतना नहीं जितना कि सी है। अब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सी की हम बात करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सी की बात करते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सी ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, 100% एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इसको, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। 100% इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ओजोन लेयर के द्वारा जो है इसको बिल्कुल अवशोषित कर दिया जाता है, पृथ्वी तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है ये हार्मफुल है लेकिन उतना नहीं जितना कि सी है, ठीक। तो इसको पार्शियली एब्जॉर्ब किया जाता है, पार्शियली एब्जॉर्ब किया जाता है, पार्शियली एब्जॉर्ब किया जाता है, ज्यादातर तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ जो है धरती तक पहुंच जाते हैं। तो जो हम स्किन कैंसर बोलते हैं, जो हम स्किन कैंसर बोलते हैं वो इसी यूवीबी के कारण होता है। और अगर सी पहुंच जाए बॉडी पे तुरंत के तुरंत बहुत सारे सेल्स को जो है ये यूवीसी जो है ये मार देगी, है ना। डीएनए को भी डैमेज जो है ये यूवीसी पहुंचा सकती है। जैसे ही ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है किसी कोशिका के कांटेक्ट में आएगी, कोशिका तुरंत जो है मर जाएगी। और ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है इसके कांटेक्ट में जो है लंबे समय तक रहने के बाद जो है त्वचा कैंसर जैसी समस्या जो है वो देखने को मिलती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो पराबैंगनी विकिरणें होती हैं वो 3 प्रकार की होती है, ए बी सी। सबसे ज्यादा खतरनाक सी है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। उसके बाद सी से कम खतरनाक बी है, ज्यादातर एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, थोड़ी बहुत मात्रा में जो है धरती तक पहुंच जाती है। और इसी को जो है रोकने का काम जो है हम लोगों को करना है, ताकि और कैसे करेंगे, ओजोन लेयर को बचा करके, है ना। क्योंकि अगर ये धरती तक पहुंचे तो इससे स्किन कैंसर की समस्या बढ़ेगी। और ए जो है ये कम खतरनाक है, धरती तक पहुंच जाती है। सी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए क्यों हानिकारक है? यह त्वचा का कैंसर उत्पन्न कर सकता है, यह त्वचा का कैंसर उत्पन्न कर सकता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह त्वचा का कैंसर उत्पन्न कर सकता है। ये खास करके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी की ही बात हम लोग करते हैं, ठीक। ओजोन निचले स्तर पर क्यों हानिकारक मानी जाती है? क्योंकि जो ओजोन गैस है टॉक्सिक गैस है, ये जो ओजोन है ये टॉक्सिक गैस है। भले ही समताप मंडल में जो इसकी परत है वो पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है और हमारे लिए ये उपयोगी है, लेकिन अगर हमारे आसपास अगर ये ओजोन गैस रहेगी तो हम ही मर जाएंगे, क्योंकि ये टॉक्सिक गैस है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन के बारे में कौन सा कथन सही है? ऊपरी वायुमंडल में उपयोगी और निचले स्तर पर हानिकारक। ऊपरी वायुमंडल में उपयोगी है, पराबैंगनी विकिरणों को धरती पर आने से रोकने का काम ये करती है, लेकिन निचले स्तर पर अगर रहे तो हमारे लिए जो है ये टॉक्सिक है, हम जो है हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यूवी विकिरण ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़कर क्या बनाता है? देखिए, जो ओजोन गैस है वो बनती कैसे है? तो हमारे समताप मंडल में जो ऑक्सीजन गैस है उस पर आकर के जब ये पराबैंगनी विकिरणें गिरती है तब ये जो O2 है ये फ्री ऑक्सीजन में टूट जाएगा, है ना। ये देखो, ये इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र परमाणु। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन पर यूवी रे आकर के गिरती है और फिर ये ऐसे 2 ऑक्सीजन के एटम्स फ्री हो जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना। एकदम से पागल होते हैं ये फ्री ऑक्सीजन एटम जो है रिएक्ट करने के लिए। तो ये दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर देते हैं और O3 बना लेते हैं। तो हुआ यहां पर ये कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ही ओजोन गैस का निर्माण जो है करवाती है। पहले ऑक्सीजन को फ्री ऑक्सीजन एटम में तोड़ा जाता है और फिर फ्री ऑक्सीजन एटम जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करके ओजोन बनाता है, ठीक। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण ही ओजोन गैस का निर्माण होता है और बाद में यही ओजोन गैस जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ तक पहुंचने से रोकने का काम करती है। इसीलिए कहा कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, इसी ने बनाया था, अब इसी को जाने से रोकने का काम ये ओजोन करता है। ओजोन परत में तीव्र गिरावट कब से देखी गई? एग्जाम में पूछा गया था 2022 में, याद रखिएगा।
तो 1980 से ओजोन परत में, है ना, आपने सुना होगा कि ओजोन परत में जो है वो छेद हो गया है, तो इसका मतलब यही है कि ओजोन परत में तीव्र गिरावट देखी गई थी 1980 से। ओजोन परत को नष्ट करने वाले प्रमुख रसायन कौन से हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन है ना, यही जो है डेंजरस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन है ये क्या करता है कि ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। अगर ओजोन जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने लगे तो ओजोन गैस की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस बढ़ेगी, लेकिन ओजोन गैस की तो कमी हो जाएगी ना। ओजोन गैस की अगर कमी हो जाएगी तो ओजोन की जो परत है वो पतली हो जाएगी और इसमें छेद हो सकता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन है यही जो है ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ऐसा क्या है जिससे ओजोन परत को नुकसान जो है पहुंचती है, तो क्लोरीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य उपयोग किसमें किया जाता था? अब नहीं किया जाता है, अब रोक लगा दिया गया है, लेकिन पहले किया जाता था शीतलन के लिए, रेफ्रिजरेटर में और अग्निशमन में आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता था, और जो रेफ्रिजरेटर है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता था। अब जो है इस पर रोक लगा दिया गया है। अब ऐसे रेफ्रिजरेटर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं होता है, और ना ही अग्निशमन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन है, वर्ष 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्र गिरावट दर्ज की गई। यह स्टेटमेंट सही है और ये याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमन उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख रसायन है। देखो पहले किया जाता था इसका इस्तेमाल इन सारी चीजों में, लेकिन अब जो है इस पर रोक लगा दिया गया है, अब नहीं किया जाता है। 1987 में यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1990 के स्तर पर सीमित रखा जाए। तो यह गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 जो है वो सही है, केवल 1 और 2 जो है सही है। यहां पर देखो 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये मानव संश्लेषित रसायन है, इसका मुख्य कारक माना गया। ये जो 1980 में ओजोन की मात्रा में तेजी से जो गिरावट देखने को मिली, इसके पीछे मुख्य कारक किसको माना गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना गया, जो कि मानव संश्लेषित रसायन है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता था? तो रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन में किया जाता था, है ना। रेफ्रिजरेटर में शीतलन के लिए और अग्निशमन के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में ये सहमति बनी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। ठीक, अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाए। यह ऑप्शन क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहां पर 1990 लिखा हुआ था, इसीलिए। तो यह आपको ध्यान में रखना है। जैव निम्नीकरणीय एवं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में मुख्य अंतर क्या है? देखो, जैव निम्नीकरणीय का मतलब होता है अपघटन, और जैव का मतलब जीव होता है। तो जिन पदार्थों का अपघटन सूक्ष्म जीव के द्वारा हो जाता है, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया है, कवक है, अपने एंजाइम सिक्रेट करके अपघटन कर देते हैं, उससे हम लोग जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं। और जिनका अपघटन ये सूक्ष्म जीव नहीं कर पाते हैं, उससे हम लोग अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, इसका अपघटन जो है भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। भौतिक प्रक्रिया जैसे कि दाब से, ऊष्मा से, इन सारी चीजों से किया जाता है। लेकिन जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं उनका अपघटन जो है, जैसे मान लो कोई चूहा मर गया, धीरे धीरे जो उसका अपघटन हो जाएगा, क्योंकि उस पर बैक्टीरिया, कवक आकर के अपना एंजाइम सिक्रेट करेंगे और उसको तोड़ देंगे, है ना, उनका अपघटन करवा देंगे। लेकिन कोई प्लास्टिक है ना, जो प्लास्टिक आप इस्तेमाल करते हैं उसको आप छोड़ दो कहीं पर, लंबे समय तक जो है वो पर्यावरण में ऐसे ही बना रहेगा, है ना। उसका अपघटन अगर करवाना है तो भौतिक प्रक्रिया जो है हमें अपनानी पड़ेगी। दाब, ऊष्मा, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके जो हम लोग प्लास्टिक वगैरह का अपघटन कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों का चयन कीजिए। प्लास्टिक जैसे मानव निर्मित पदार्थ का अपघटन अधिकांश जीवाणुओं तथा मृत जीवों द्वारा नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही है। प्लास्टिक जो है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, हालांकि अब जो है जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक भी आने लगे हैं, लेकिन केवल अगर प्लास्टिक लिखा हुआ है तो आप अजैव निम्नीकरणीय ही लेकर के चलेंगे।
ऐसे पदार्थ सामान्यतः पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं वो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। जो पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। बिल्कुल सही है, जैविक प्रक्रिया यानी कि सूक्ष्म जीव द्वारा, कवक है, बैक्टीरिया, इनके द्वारा। सारे स्टेटमेंट्स सही है, सारे स्टेटमेंट्स जो है वो सही है, तीनों कथन सही है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण है, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का उदाहरण है तो सब्जियों के छिलके, जो सब्जियों के छिलके होते हैं वो जैव निम्नीकरणीय होते हैं। प्लास्टिक बैग जो है अजैव निम्नीकरणीय है। बबल पैक अजैव निम्नीकरणीय है। टूटी रबड़ चप्पल, तो रबड़ जो है ये जैव निम्नीकरणीय अजैव निम्नीकरणीय भी हो सकता है। तो मान लो कि मानव संश्लेषित रबड़ है जो कि अजैव निम्नीकरणीय होता है, तो यहाँ पर हम लोग मानव संश्लेषित रबड़ ही लेकर के चलेंगे। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण है तो खाली दवा की बोतल, ये अजैव निम्नीकरणीय है। ये सारे जो होते हैं वो जैव निम्नीकरणीय है। पत्तियां हैं, चाय की पत्तियों का अवशेष है, रसोई का कचरा, ये सारे के सारे जो है जैव निम्नीकरणीय है। खाली दवा की बोतल अजैव निम्नीकरणीय है। बोतल प्लास्टिक का बना हो सकता है, अजैव निम्नीकरणीय है। ये एनसीईआरटी बुक के अंदर ही एमसीक्यू दिया हुआ है। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है ना? ऐसे पदार्थ जिनका अपघटन सूक्ष्म जीव के द्वारा हो जाएगा। देखो, घास है, पुष्प है तथा चमड़ा है, ये सारे के सारे जो होते हैं वो जैव निम्नीकरणीय होते हैं। घास है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, इसमें प्लास्टिक जो होते हैं वो अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, तो ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का समूह नहीं है। फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, ये सारे के सारे जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। देखो, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थ, जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थ जो होते हैं, है ना, पेड़ पौधे और जीव जंतु से सीधा हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं, वो सारे जो होते हैं जैव निम्नीकरणीय होते हैं। केक, लकड़ी, घास, ये सारे के सारे जैव निम्नीकरणीय है। तो देखो, इसमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वाले समूह को ढूंढना था, तो यहां पर देखो आंसर जो है ए भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, है ना। इसमें प्लास्टिक है तो ये समूह नहीं होगा, ठीक। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का, यहां देखो घास है, गेहूं है, आम है। अब आहार श्रृंखला में आप जानते हैं कि उत्पादक होता है, शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, ये सब होता है। यहां देखो घास है, गेहूं है, आम है, सारे के सारे जो है प्लांट्स है, केवल और केवल उत्पादक ही है, तो यहां पर आहार श्रृंखला नहीं बनेगा। यहां देखिए घास है, बकरी है, मानव है, घास को बकरी ने खाई और बकरी को मानव ने खा लिया, ये सही है। बकरी, गाय, हाथी, सारे के सारे उपभोक्ता है भाई। उत्पादक, आहार श्रृंखला में उत्पादक होता है, उपभोक्ता भी होता है, ये सारे के सारे जो है कंज्यूमर्स है, उपभोक्ता है, ये सारे के सारे उपभोक्ता है। घास, मछली, बकरी, अब देखो घास को बकरी खाएगी लेकिन मछली को फिर कौन खाएगा? मछली को कौन खाएगा? घास को बकरी ने खा लिया, बकरी को फिर कौन खाएगा? तो ये फूड चेन यहां पर नहीं बन रहा है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माफ करिएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर। ये फूड चेन जो है यहां पर बन रहा है, ये बाकी के तीन जो है वो यहां पर फूड चेन नहीं बनाएंगे। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कपड़े का थैला लेकर जा रहे हैं तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें यही करना चाहिए कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का उपयोग कम से कम करना चाहिए, उसके स्थान पर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना, इससे क्या होगा कि ऊर्जा की बचत होगी, ऊर्जा की बचत होगी। माँ द्वारा स्कूटर विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, अगर हम स्कूटर का यूज नहीं करते हैं तो पेट्रोल, डीजल, ये सारे जो संसाधन है, ये सारे जो है सीमित है धरती पे, और इनसे जो है पोल्यूशन भी होता है, तो इनका इस्तेमाल अगर हम इनको कम से कम जलाते हैं तो इससे वातावरण प्रदूषण भी कम से कम होगा। ये सारे के सारे जो है इको फ्रेंडली व्यवहार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है?
अब हम लोग एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कवर कर देते हैं। तो ये है खेत, तालाब है, झील है, वन है, ये सारे के सारे जो है प्राकृतिक पारितंत्र है। खेत है, बगीचा है, एक्वेरियम है, ये सारे के सारे कृत्रिम पारितंत्र कहे जाते हैं। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन आता है? इस तरह के प्रश्न जब भी आए आपको पोषी स्तर बना ही लेना है। ये प्रथम पोषी स्तर, ये द्वितीय पोषी स्तर, ये तृतीय पोषी स्तर। यहाँ पर उत्पादक, यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी, यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि छोटे मांसाहारी, तो मांसाहारी प्राणी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? एक पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? सभी जीवधारी, निर्जीव प्राणी, जीवधारी और निर्जीव दोनों। देखो पारितंत्र की बात की तो इकोसिस्टम में हम जानते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैविक अजैविक दोनों घटक आते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? 1 2 3 4 यानी चौथा पोषी स्तर यहां पर 5 किलो जूल जो है ऊर्जा है इसके पास। तो नो डाउट यहां से यहां जो ऊर्जा है आप जानते हैं 10% लॉस है, यहां से यहां 10% ऊर्जा, यहां से यहां 10% ऊर्जा, यहां से यहां 10% ऊर्जा। तो 5 किलो जूल जो इसके पास ऊर्जा है ये किसका 10% है? मेढक के पास जो ऊर्जा रही होगी उसका 10% है। तो 5 किलो जूल किसका 10% है? तो 50 किलो जूल, 50 किलो जूल। अब इसके पास जो 50 किलो जूल ऊर्जा है ये इसका 10% है। तो 50 किलो जूल किसका 10% है भाई? 500 किलो जूल। 500 किलो जूल का 10% 50 किलो जूल, और 500 किलो जूल जो है ये 10% है 5000 किलो जूल ऊर्जा का। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव न्यूनीकरणीय, इसी को आप अजैव न्यूनीकरणीय भी बोल सकते हो, पीरक नाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है? बायो मैग्निफिकेशन हम इसे बोलते हैं, जैव आवर्धन बोलते हैं, पीरक नाशी जैसे कि DDT। ठीक, ये क्या है? गैर जैव निम्नीकरणीय है, अजैव निम्नीकरणीय है। तो इनका इस्तेमाल अगर किया जाता है खेतों में, ठीक है, तो प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर जो इसकी मात्रा है वो बढ़ती जाएगी, है ना, क्योंकि ये हर पोषी स्तर पर पहले से ज्यादा जमा होता चला जाएगा। इसे हम लोग जैव आवर्धन बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। ओजोन परत का घटते जाना किसके कारण होता है? तो जो 1980 में ओजोन की मात्रा में तेजी से गिरावट देखी गई थी, इसके पीछे मुख्य कारक क्या माना गया था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ए हमारा राइट आंसर। और दुश्मन क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में? जो मेन दुश्मन है वो है क्लोरीन, है ना। ये ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण कर लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक यौगिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, इनसे ये क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज सनलाइट के प्रेजेंस में। ये होते हैं आपके उत्पादक जैसे कि ग्रीन प्लांट्स है ना, ग्रीन प्लांट्स है, हरे पादप है, और ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है। पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरण होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है? ये 10% ऊर्जा किस रूप में जाएगी? रासायनिक ऊर्जा है। अगर आप प्लांट को खाते हैं तो ये ऊर्जा आपके अंदर कैसे आ रही है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। आप प्लांट को खाते हैं तो वहां से आपको कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, ये सारे मिलते हैं, केमिकल के फॉर्म में ही आपको जो है एनर्जी मिलती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या बनाते हैं? उच्चतर पोषी स्तर के जो जीव होते हैं, निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं, उनसे अपना भरण पोषण लेते हैं, लेकिन एक जीव से नहीं। निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाला एक जीव से नहीं, अनेक प्रकार के जीव से। तो ऐसा आपको आहार जाल में देखने को मिलेगा, है ना, आहार जाल में देखने को मिलेगा, फूड वेब में देखने को मिलेगा, क्योंकि आहार श्रृंखला में तो हम लोग एक एक जीव को लेकर के चलते हैं। एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा, अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ऊर्जा का प्रवाह जो है किसी भी इकोसिस्टम में या फिर किसी भी फूड चेन में आप देखेंगे तो यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है।
ए ऑप्शन हमारा सही होगा। मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से स्किन कैंसर होता है, तो 3 तो होगा ही, इसमें 3 नहीं है, काट दो, इसमें नहीं है, काट दो। अब देखो आमाशय का अल्सर, आमाशय का अल्सर इसके पीछे यूवी रेज नहीं है, तो ये 4 वाला भी काट दो, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अल्सर यानी कि घाव का हो जाना है, तो आमाशय की जो भीतर की दीवार होती है उसमें घाव का हो जाना। यूवी किरण जो है इसके पीछे कारण नहीं है, बैक्टीरिया हो सकता है, ज्यादा एसिडिटी हो गया तो भी हो सकता है। प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति हम बोलेंगे, यानी हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग या वर्गों में केवल गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल है, यानी ऐसे वस्तुएं शामिल है जिनका अपघटन सूक्ष्मजीव नहीं कर पाएंगे। तो देखो प्लास्टिक है, बेकेलाइट है और डीडीटी है, ये तो है। उसके बाद देखो पॉलीथीन है, पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये बहुलक है, और ये है डिटर्जेंट। इसमें घास है तो ये आंसर होगा नहीं। लकड़ी, कागज, चमड़ा, ये सारे के सारे जैव निम्नीकरणीय है, हमें गैर जैव निम्नीकरणीय वाले चाहिए, है ना। गैर जैव निम्नीकरणीय यानी कि अजैव निम्नीकरणीय, तो ये आंसर नहीं होगा। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें घास है। बाकी 2 और 4 सही है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डीडीटी के बारे में खास करके आपको ध्यान में रखना है कि ये गैर जैव निम्नीकरणीय रसायन है। किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? पोषी स्तरों की संख्या, है ना। अभी आपने एक सवाल देखा था थोड़ी देर पहले कि 3-4 पोषी स्तर तक ही जो है हम लोग किसी भी फूड चैन को हम लोग 3-4 पोषी स्तर तक ही दिखाते हैं। कारण क्या है? भोजन की उपलब्ध मात्रा में उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा की कमी होना। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या, है ना, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, ये जो संख्या है इसकी संख्या को सीमित कौन करता है? ये जो संख्या इसको सीमित कौन करता है? तो उच्चतर पोषी स्तर पर ऊर्जा में कमी होना, क्योंकि हम जानते हैं हर अगले पोषी स्तर में पिछले वाले से केवल 10% ऊर्जा ही जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं, सही है। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त नहीं करते हैं, अकार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। अकार्बनिक यौगिक होते हैं, उनके मदद से ये कार्बनिक यौगिक बनाते हैं जो कि इनका भोजन होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिक से तैयार करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, इससे तैयार करते हैं। पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, सही है। बी ऑप्शन जो है हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता? सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला नहीं बनाएगा, फूड चेन नहीं बनाएगा। यहां देखो तो घास है, शेर है, खरगोश है, भेड़िया है, तो घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को भेड़िया खा लेगा और भेड़िया को शेर खा लेगा। तो ये उत्पादक है, शाकाहारी है, छोटे मांसाहारी, बड़े मांसाहारी, ये फूड चेन यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर प्लवक है, मानव है, मछली है, टिड्डा है, तो मछली जल में जो है वो रहती है और मछली खाती है प्लवक। तो प्लवक यानी कि बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म जो है जीव, है ना, छोटे छोटे जीव, उसको मछली जो है वो खाएगी। मछली को मानव खा सकता है, लेकिन टिड्डा को फसल चाहिए, टिड्डा को फसल चाहिए, जो कि इस फूड चेन में दिख नहीं रहा है, तो ये फूड चेन नहीं बनेगा। यहाँ देखो तो घास है, उत्पादक है, लेकिन भेड़िया है, सांप है, बाघ है, सब मांसाहारी है, शाकाहारी है ही नहीं, तो इस घास को कौन खाएगा? तो ये फूड चेन नहीं बनेगा। यहाँ पर घास को टिड्डा चट करेगा, टिड्डे को मेढक खा लेगा, मेढक को जो है सांप खाएगा और सांप को जो है चील खाएगा, तो ये फूड चेन बन रहा है। 2 और 3 में हम फूड चेन नहीं बना पा रहे हैं, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा की प्रतिशत लगभग कितनी होती है? तो जितनी सनलाइट गिरती है उसका मात्र 1% ही अवशोषित किया जाता है। दिए गए चित्र 15.1 में एक पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर दिखाए गए हैं। बताइए कि किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो जो सबसे नीचे
वाला जो पोषी स्तर होता है उसमें जो है सबसे अधिक ऊर्जा होती है और सबसे उच्च पोषी स्तर पर ऊर्जा सबसे कम होती है। यहाँ से यहाँ ऊर्जा केवल 10% जाएगी, यहाँ से यहाँ केवल 10% जाएगी, यहाँ से यहाँ केवल 10% जाएगी और ऊर्जा का फ्लो जो है यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशिक होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई आहार श्रृंखला में से यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब घास को हिरण जो है वो घास को हिरण खाएगा और हिरण को बाघ खाएगा। अगर हिरण को हटा दिया जाए तो क्या होगा। बाघ समष्टि में वृद्धि हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, बाघ को खाने के लिए हिरण ही है, तो जो बाघ है वो घास खाने लगेंगे, ऐसा भी नहीं है, बाघ मांसाहारी है। घास समष्टि घट जाएगी, नहीं, अगर घास को हिरण नहीं खाएगा तो घास ज्यादा उगेंगे ना, तो घास जो है इसकी मात्रा जो है वो अधिक हो जाएगी। बाघ समष्टि घट जाएगी क्योंकि बाघ तो हिरण को ही खाएगा, अब हिरण ही नहीं है तो बाघ भूख के मारे मर जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक स्ट्रेट फूड चैन लेकर के चलना है। ये मत बोलना कि सर हिरण नहीं खाएगा बाघ तो कोई और जानवर को तो खा ही लेगा ना, नहीं, इसी को देखते हुए आपको आंसर करना है। ये एक फूड चैन को देखते हुए आपको आंसर करना है, फूड वेब को देखते हुए आंसर नहीं करना है। घास समष्टि में वृद्धि हो जाएगी, है ना, तो घासों की संख्या बढ़ेगी, घास की मात्रा जो है बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि हिरण नहीं है, घास को खाने वाला नहीं है, और बाघ हिरण को खाएगा जो कि हिरण है नहीं, तो बाघ जो है उसको खाने के लिए मिलेगा नहीं, तो मर जाएगा, तो इसकी संख्या जो वो घटने लगेगी। किसी पारितंत्र में अपघटक अकार्बनिक पदार्थ को सरलतम रूप में बदल देते हैं, नहीं, अकार्बनिक पदार्थ को नहीं, कार्बनिक पदार्थ को, जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं, बोल सकते हैं। अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में बदल देते हैं, गलत हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों का अपघटन नहीं करते हैं, गलत हो जाएगा, बिल्कुल करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का अपघटन करते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो भी जैव पदार्थ है, जो भी जीव जंतु मर जाते हैं उनका अपघटन करते हैं और कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। ठीक, बी हमारा राइट आंसर। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए, कैसे होता है भाई, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, तो उत्पादक से अपघटक की दिशा में ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में। जब उत्पादक तो होगा ही ना, उत्पादक तो होगा ही नहीं क्योंकि उत्पादक है ही नहीं। मेढक ने टिड्डे को खाया है, मेढक ने टिड्डे को खाया है, यहां पर उत्पादक है, यहां पर टिड्डा है और यहां पर मेढक है। ठीक, तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में, यहां पर प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी टिड्डा और यहां पर द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी मेढक, तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। भोजन खाने के पश्चात यानी भोजन खाने के बाद प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए। देखो, जो हम लोग प्लास्टिक के प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं, है ना, यूज एंड थ्रो वाले जो होते हैं कि खाया और फेंक दिया, उनका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। दोबारा इसको काट दो, उन्हें उपयोग नहीं करना चाहिए। भोजन खाने के बाद जिन प्लास्टिक के प्लेट को हम लोग फेंक देते हैं, दोबारा यूज नहीं करते हैं, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये एक्चुअल में सवाल जो है होना चाहिए था, क्योंकि ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है जिनका अपघटन सूक्ष्मजीव नहीं कर पाएंगे, वातावरण में ये लंबे समय तक बने रहेंगे और उसको नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक के जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की बनी होती है। अब हम लोग उन सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2022 में। इनमें से कौन सी जैव निक्षेपणीय नहीं निम्नीकरणीय, ठीक है, निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ठीक है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की सटीक परिभाषा है। तो सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित होने में सक्षम जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा, जैसे कि बैक्टीरिया है, जैसे कि कवक है, उनके द्वारा हानि रहित यानी जो नॉन टॉक्सिक उत्पाद है उनमें टूटने में सक्षम हो, टूट करके वैसे पदार्थ जो
सूक्ष्म जीव उन पर आकर के एक्ट करे, वो टूट जाए नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में। नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जल है, या फिर दूसरे प्रकार के जो अकार्बनिक पदार्थ होंगे और नॉन टॉक्सिक होंगे, उसमें टूट जाए सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उन पदार्थों को हम लोग बोलेंगे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक उद्योग, यानी ऐसे प्लास्टिक उद्योग जो कौन सा प्लास्टिक बनाते हैं, जैव निम्नीकरणीय, जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा जो है हानिरहित उत्पादों में टूट जाएंगे। निर्यात के साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी एक नया उद्योग है। इस प्लास्टिक के कुछ लाभ नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प इसका एक लाभ नहीं है? लाभ नहीं है। कम ग्रीन हाउस उत्सर्जन, पुनर्चक्रण करने में आसान, कंपोस्ट नहीं किया जा सकता है, निर्माण के लिए कम ऊर्जा की खपत। लाभ नहीं है। कंपोस्ट अगर नहीं किया जा सकता है तो ये लाभ थोड़ी है। अगर ग्रीन हाउस का उत्सर्जन कम हो रहा है, ये तो लाभ है। अगर आसानी से रिसाइकल किया जा रहा है, ये तो लाभ है। और निर्माण के लिए ऊर्जा की खपत कम हो रही है, इन प्लास्टिक के निर्माण के लिए ऊर्जा की खपत कम हो रही है, ये भी लाभ है। कंपोस्ट अगर नहीं किया जा रहा है तो ये एक नुकसान है, लाभ नहीं है। तो सी हमारा राइट आंसर। इनमें से कौन सा अपशिष्ट यानी कि वेस्ट पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुंचाता है, पर्यावरण को सबसे कम नुकसान पहुंचाता है? तो देखो ये सारे के सारे जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। कागज के कप, कागज जो है जैव निम्नीकरणीय होता है, तो ये पर्यावरण को जो है सबसे कम क्षति पहुंचाएगा और ये सब पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहेंगे, ज्यादा नुकसान पर्यावरण को पहुंचाएगा। रासायनिक कीटनाशक जैसे कि DDT। निम्नांकित तालिका में आयरन को किस सेल में रखा जाना चाहिए? लोहा को आप कौन से सेल में डालेंगे? इसमें से देखो यह है जैव निम्नीकरणीय, यानी इस वाले में आप जैव निम्नीकरणीय को डालेंगे, लेकिन ए में डालेंगे जिसको आप वापस से रीयूज कर सकते हैं, और सी में डालेंगे जिसको आप रीयूज नहीं कर सकते हैं, और इसमें अजैव निम्नीकरणीय को डालेंगे जिसको आप रीयूज कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। तो आयरन जो है, लोहा जो है, ये जैव निम्नीकरणीय नहीं है, सूक्ष्म जीव इनका अपघटन नहीं कर पाएंगे, यानी ए सी में नहीं डालेंगे। जैव निम्नीकरणीय है यानी कि बी न तो डी में आएगा। तो लोहा को हम लोग वापस से यूज कर सकते हैं, तो बी में डालेंगे, डी में नहीं डालेंगे, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आज के परिप्रेक्ष्य में मनुष्यों की अभिवृत्ति में हुए किस परिवर्तन ने अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता की है? अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता की है मनुष्यों ने। भाई ऐसा क्या किया है? तो पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का उत्पादन बढ़ेगा। यूज एंड थ्रो आवृत्ति नहीं, जूट के थैलों का उपयोग आप बोल सकते हो, क्योंकि जूट जो है ये गैर निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो इनका उपयोग अगर बढ़ा तो अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का उत्पादन कम हुआ, क्योंकि जूट के थैले का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि प्लास्टिक के थैले का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। डैश के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किए जा सकते हैं, तो कागज के कैरी बैग तैयार किए जा सकते हैं। आजकल कागज के कैरी बैग हम लोग यूज भी करते हैं, ठीक, और ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है क्योंकि ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो ओजोन का सूत्र होता है O3, तो आंसर बी। वायुमंडल के ऊपरी स्तरों पर ऑक्सीजन के अणुओं पर यूवी विकिरणों की क्रिया का उत्पाद क्या होता है? तो जब ऑक्सीजन गैस पर यूवी विकिरण गिरती है तो जो फ्री ऑक्सीजन है ये बनते हैं, ये फ्री ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर के दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के ओजोन बनाते हैं। तो वायुमंडल के ऊपरी स्तरों पर यानी कि समताप मंडल में ऑक्सीजन के अणुओं पर यूवी विकिरणों की क्रिया का उत्पाद क्या होता है? तो हम बोलेंगे ओजोन। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब शुरू हुआ? 1980। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? त्वचा कैंसर के मामले बढ़ेंगे। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कागज के अपशिष्ट को कैसे कम किया जा सकता है? कागज के अपशिष्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि कागज का यूज करना ही हम बंद कर देंगे। कागज से बहुत सारी काम की चीजें बनाई जाती है, ठीक, तो उसमें कागज का इस्तेमाल तो होना ही होना है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कागज के यूज को ही खत्म कर दें, बंद कर दें।
हम कागज को जलाएंगे नहीं, जला करके उसके अपशिष्ट को कम नहीं करना है, इससे पॉल्यूशन होगा। जो भी हम कागज की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए कागज का थैला आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप हर बार नए कागज के थैला का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही थैला का इस्तेमाल जो है बार बार कर रहे हैं, है ना। एक थैला का इस्तेमाल जो है आप कई दिनों तक कर रहे हैं, ठीक। एक थैला का इस्तेमाल जो है आप कई दिनों तक कर रहे हैं, तो इसको हम रीयूज बोलते हैं। रीयूज कीजिए, और जो कागज का कचरा बनता है उसका फिर रिसाइकल किया जा सकता है। रिसाइकल करने से कागज का कचरा बना, फिर उसी को रिसाइकल करके उतने ही कागज से जो है फिर से एक नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा। तो ये दोनों चीजें जो है, इससे हम कागज के अपशिष्ट को कम कर सकते हैं, इन दोनों को अपना करके 2 और 3। अब हर बार आप मार्केट जाते हैं, नया कागज का थैला लाते हैं, तो इससे क्या होगा कि ज्यादा वेस्ट बनेगा। अगर एक ही कागज के थैले का इस्तेमाल जो है आप 1 सप्ताह तक करते हैं, तो उससे क्या होगा, वेस्ट जो है वो कम से कम बनेगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से क्या एक कृषि अपशिष्ट है? तो भूसी जो है एक कृषि अपशिष्ट है। आप यह देखकर व्यथित हो जाते हैं कि आपकी सोसाइटी में इधर उधर अपशिष्ट बिखरा हुआ है और किसी को इसकी कोई परवाह नहीं है। परिणाम स्वरूप सोसाइटी में रहने वाले बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। विज्ञान के एक छात्र के रूप में आप इस स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे? एज अ साइंस स्टूडेंट आप कैसा रिएक्शन देंगे इस परिस्थिति पे? सभी निवासियों को अपशिष्ट प्रबंधन का महत्व समझाएंगे, वेस्ट मैनेजमेंट का महत्व समझाएंगे, इंपॉर्टेंस इसका समझाएंगे। कचरे का पृथक्करण, है ना, कचरे के टाइप के हिसाब से अलग अलग टाइप के कचरे होते हैं, तो कचरे का बंटवारा करना सिखाएंगे और खाद बनाने के ऊपर ज्ञान देंगे। ए हमारा राइट आंसर। इनमें से किस अपशिष्ट वस्तु को सामान्य कचरे में नहीं फेंकना चाहिए? तो पुरानी बैटरियां को, जो बैटरियां अगर कचरा है तो इसे ई वेस्ट के अंदर फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बैटरियां हैं उसमें ये सारे विषैले धातु होते हैं। अगर इन्हें सामान्य कचरा में फेंक दिया जाएगा तो मिट्टी पानी प्रदूषित हो सकते हैं, इससे मनुष्य और जानवर को नुकसान होगा। तो इसे हम ई वेस्ट के अंदर डालेंगे। सामान्य कचरा से अलग ई वेस्ट होता है, ई वेस्ट में डालेंगे जहां जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है डाले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपशिष्ट प्रबंधन के 3R में से एक नहीं है? 3R में से एक होता है रिड्यूस, कि आप जो है कम से कम इस्तेमाल कीजिए तो कचरे का उत्पादन कम होगा। रीयूज, एक ही चीज का इस्तेमाल आप बार बार कीजिए, कचरे का उत्पादन कम होगा। और कचरा बनने के बाद उसे आप रिसाइकल कीजिए, वापस से यूजफुल चीजों में उसको कन्वर्ट कीजिए उस कचरे को। रिफ्यूज नहीं होता है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3R में जो 3R है उनके ये सारे मतलब होते हैं। रिफ्यूज मतलब कि आप यूज ही मत कीजिए, तो ये नहीं होगा। कुछ शहरों और नगरों में नगर पालिकाएं भिन्न रंग के कूड़ादान प्रदान करती हैं। नीला कूड़ादान डैश को एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अलग अलग रंग के आप डस्टबिन देखते हैं, अलग अलग रंग के डस्टबिन देखते हैं, तो वो जो रंग होता है वो कुछ बताता है आपको। नीला कूड़ादान, नीला जो डस्टबिन होता है, ब्लू डस्टबिन होता है, वो किस तरह के वेस्ट को एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो पुनः प्रयोज्य अपशिष्ट, यानी रिसाइकल जिसको किया जा सकता है अपशिष्ट को, उसे। तो देखो, नीले रंग का कूड़ादान होता है, हरे रंग का कूड़ादान होता है, पीले रंग का कूड़ादान होता है। नीले रंग का जो कूड़ादान होता है उसमें डाला जाता है सूखा कचरा, और जो कचरा अजैव निम्नीकरणीय है और पुनर्चक्रण योग्य जो कचरा है, रिसाइकल जिसको किया जा सकता है, सूखा हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो और रिसाइक्लेबल हो, जैसे कि कागज, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक की बोतलें इसमें डालेंगे। हरा कचरा, हरा डस्टबिन जो है उसमें गीला कचरा डालते हैं, और जो जैव निम्नीकरणीय होते हैं जैसे खाद्य सामग्री, छिलके, रसोई कचरा, कपड़ा, कॉफी, चाय, ये सब। पीला कचरा में भी अजैव निम्नीकरणीय ही डालते हैं, लेकिन इसमें कांच जैसे कचरे को डालते हैं। यहाँ भी अजैव निम्नीकरणीय है, लेकिन इसमें जैसे प्लास्टिक जैसे कचरे को डालते हैं। तो ये टेबल जो है आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाले इस एग्जाम में पूछा जा सकता है। रसोई में उत्पन्न होने वाला अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है? तो यह दूध की थैली। दूध की थैली जो होती है, दूध की जो थैली होती है वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है। बाकी के ये सारे जो है रसोई से मिलने वाले जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। कूलर का उपयोग क्यों बंद कर दिया गया? कूलर यानी कि मिट्टी का जो कप होता है, एक टाइम था जब इसको बढ़ावा दिया गया था कि आप मिट्टी के कप का इस्तेमाल कीजिए, प्लास्टिक के कप का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो अजैव निम्नीकरणीय है और जो कूलर है, मिट्टी है, वो जैव निम्नीकरणीय है।
फिर बाद में देखा गया कि कूल्हर कप को बनाने के लिए उपजाऊ मिट्टी का दोहन किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, तो इसका प्रभाव, इसका बुरा प्रभाव जो है एग्रीकल्चर पर देखने को मिला। तो फिर इस कूल्हर के उपयोग को भी बंद कर दिया गया। हालांकि होता है लेकिन उस लेवल का नहीं होता, उस लेवल पे नहीं होता है जो एक टाइम पे हुआ करता। ये एनसीईआरटी का कटआउट है, वीडियो पॉज करके आप एक बार इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। कूल्हर वाला सवाल जो है यहीं से पूछा गया है। कोयले और पेट्रोलियम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कोयले और पेट्रोलियम के उपयोग से वैश्विक तापन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, सही है। इनके संसाधन जो है वो सीमित हैं, एक टाइम के बाद ये सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ असीमित संसाधन है तो ये गलत हो जाएगा। इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, सही है। और इनके उपयोग से पर्यावरण जो है प्रदूषित होता है। गलत कथन चुनना था, बी हमारा आंसर। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सामान्य सूचक है? अगर जल में ये जीवाणु देखने को मिल रहा है यानी कि जल जो है प्रदूषित हो चुका है, क्योंकि ये जीवाणु जो है मल में होता है, जीव जंतु मनुष्यों के मल में भी होता है ये जीवाणु। अगर ये जीवाणु जल में देखने को मिल रहा है मतलब जो जल है वो मल के कांटेक्ट में आ चुका है, मल से प्रदूषित हो चुका है। साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड करने वाला जीवाणु है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी करने वाला जीवाणु है, और विब्रियो कॉलेरा हैजा करने वाला जीवाणु है। जल जैसे प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में संरक्षण से क्या अभिप्राय है? वाटर कंजर्वेशन से क्या अभिप्राय है? तो इसका प्रबंधन समझदारी के साथ करना है ना। मैनेजमेंट जो है वाटर का अच्छे से करना है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि इसको प्रदूषित होने से बचाना है। हम ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका उपयोग कैसे करना है ना। ये नहीं कि उपयोग बंद कर देंगे, कैसे करेंगे, कितने अच्छे से करेंगे, है ना। बर्बाद जो है जल को कम से कम करेंगे, अच्छे से इसका यूज किया जाए। इन सारी बातों का ही ध्यान रखा जाएगा। प्रदूषण जो है जल ना हो, प्रदूषित जल ना हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है इसके मैनेजमेंट के अंदर। तो दोस्तों इसी के साथ रिवीजन सीरीज जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप में से जिनका भी एग्जाम है, आप में से जो भी इस एग्जाम को देने वाले हैं, आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, बहुत ही अच्छा जाए और आप जो है सिलेक्शन ले पाए। तो चलते चलते एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। Thank you so much.